अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। भारत का जंगी जुनून, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके बाद एक बार फिर हम देख रहे हैं कि दोनों एटमी क़ुव्वतें एक बार फिर आमने सामने। सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है, लेकिन दुनिया इस वक्त सामने आकर इस सूरत हाल को क़याम अमन के हवाले से अपनी कोशिशें भी कर रही है। ईरान ने जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान इस मौके पर इस मामले के ऊपर सालिसी का किरदार उसकी पेशकश की है। साथ ही साथ चीन भी सरगर्म है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बरतानी हाई कमिश्नर, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वो भी क़याम अमन के लिए कोशिश कर रहा है। टर्की और सऊदी अरब भी इस वक्त मैदान में है। लेकिन भारत जो है वो एक जिद्दी और बिगड़े बच्चे की तरह उसने जिस तरीके से कल आबी जारियत वाटर एग्रेशन किया, अभी भी अमरीकी थिंक टैंक जो हैं वो खित्ते में महदूद जंग के इम्कानात को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक बेहतर बात ये हुई कि पाकिस्तान की बेहतर सिफारतकारी जो कि सलामती काउंसिल में देखी गई, जहाँ पर इस वाक़े की मजम्मत तो हुई, लेकिन जिस तरह भारत चाहता था कि पाकिस्तान को एक्यूज़ किया जाए, बयान में इस तरह की चीज़ें शामिल नहीं थीं। ये कितना बेहतर एक पाकिस्तान अमली है और आगे क्या होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सपोर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। जी डॉक्टर शाज़िया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि अब तक लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही हैं, जिस तरीके से मामलात आगे चल रहे हैं, आप सिफारती लिहाज से भी ज़रा हमें बताइएगा और क्या होने जा रहा है। सिफारती लिहाज से तो जैसे आपने बहुत बेहतर तरीके से इशारा कर दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल में पुलवामा का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, उसमें ये हमारी तरफ फिंगर पॉइंटिंग में कामयाब हो गए थे। लेकिन हर दफ़ा एक ड्रामा जो है वो इस तरह नहीं बिक सकता। तो इस दफ़ा बहुत कोशिश के बावजूद भी दहशत गर्दी की मजम्मत हुई है, जो कि हम बहसीत पाकिस्तानी भी करते हैं, पाकिस्तान एज अ स्टेट भी करता है, और हम उसके फ्रंट लाइन पे उसको भुगत भी रहे हैं और उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। तो दहशत गर्दी तो कोई चेरिश करने वाली बात ही नहीं है। तो दहशत गर्दी की मजम्मत हुई है, लेकिन जो इंडिया चाह रहा था वो नहीं हुआ, और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती जीत है कि हम इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं, दुनिया की दूसरी ताकतों को ये बताने में, समझाने में कि क्या खेल खेला जा रहा है। ये और बात है कि उनको ऑलरेडी पता होता है क्या खेल खेला जा रहा है। बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा था छत्तीसगढ़ के वाकये के बाद कि अगर मैं उस दिन ना जाता और मेरा विजिट आगे पीछे हो जाता तो 26-27 जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी जानें बच सकती थी। तो पता इनको होता है। लेकिन इस दफ़ा भी अब देखें कि अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आइसोलेशन को बचाने के लिए और अपने जो एक होता है दोनों पिवट्स में, ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के दरमियान पैडलिंग करने के लिए, जब आप खुद अपने आप को इतनी मुश्किल पोजीशन में डाल लेते हैं, आप एक तरफ रशिया के साथ हैं, दूसरी तरफ आप अमेरिका, फिर जेडी वैंस का विजिट है, वो आपसे कह रहे हैं कि टैरिफ्स में हमारे साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारा मिशन ही ये था कि हमने चाइना को आइसोलेट करना है। तो आप उसमें भी चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि आप चाइना के साथ आपका इतना ज़्यादा ट्रेड है, आप वो भी नहीं ख़त्म कर सकते। तो अब आप फिर क्या करेंगे? आप कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने आने वाले इलेक्शंस अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक, डॉक्टर शाज़िया, एक बार फिर ज़रा उसी बयान के ऊपर आ जाते हैं सलामती कौंसिल का, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी मानी जा रही है। इस बयान में जो भारत का इंसिस्ट है कि जनाब पहलगाम लफ्ज़ के ऊपर उसका जोर था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल कराया। इसके अलावा जो इसकी इंटेंसिटी, ज़ाहिर कि दुनिया को भी पता है क्या खेल है, और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था 22 अप्रैल को और जो मजम्मती बयान 26 अप्रैल को आया। अब ये बताइए कि पाकिस्तान किस तरीके से इंगेज कर रहा है और लोगों को, या जो कुव्वतें जो अमन चाहती हैं, चाहे उसमें ईरान हो, चीन हो, सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक हों, तो भारत क्या रिस्पॉन्ड करेगा? पाकिस्तान तो ये भी ऑफर कर चुका है कि जनाब एक इसकी आज़ादाना इन वाक़यात की, चाहे आपका ये पहलगाम का हो या फिर जाफर एक्सप्रेस का हो, इसकी आप कहीं से भी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। इंडिया कैसे रिस्पॉन्स करेगा?
इंडिया के पास इस दफा बच के पतली गली से निकलने का मार्जिन बहुत कम है। मैंने पहले भी कहा कि जब आप एक ही घिनौना गंदा खेल बार बार खेलते हैं तो डेफिनेटली उसने एक्सपोज हो ही जाना होता है। आपने 2 दिन की मीडिया कवरेज दे ली, आपके मीडिया के ऊपर ऑलरेडी ये बातें भी होती हैं कि आप इससे इस टीआरपी से और इससे पैसे कमाए जाते हैं। जो जब लाशों पे इस तरह की इतनी गंदी सियासत हो रही होती है तो उसने फिर खुल के सामने आना ही होता है। पाकिस्तान जो है उसका स्टांस हमेशा से यही है कि पाकिस्तान ना कोई जंग चाहता है, किसी भी हमसाये के साथ ना जंग करना चाहता है। हम तो हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है जो कि हम लड़ रहे हैं, और सिफारती एतबार से आप देखें तो हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे चीन के साथ, हमारे रूस के साथ, खित्ते में जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उन सबके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और साथ में अब हमारे बांग्लादेश के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब लेकिन जो सुपर पावर है मैम, जो सुपर पावर है अमरीकी सदर, वो तो इतने नाबलद हैं इस तारीख से। वो कहते हैं जनाब ये दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन है ये 1500 साल पुरानी है और पाकिस्तान इंडिया खुद इस मामले को हल कर लेंगे। मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो वो वहां का जो स्टेटमेंट है वो भी एक इस वक्त हेडलाइन बना हुआ है। बिल्कुल, आप उस स्टेटमेंट में ये देखें कि वो 1500 तो छोड़े, उनको तो कभी नहीं पता होता कांगो कहाँ है, कभी वो पूछ रहे होते हैं कि कंबोडिया किधर है, वो तो छोड़ दें एक तरफ, उनको तो हमने सहना ही है। हाँ। लेकिन साथ में वो जो जो उनकी दफ्तरी जुबान है वो बहुत समझने की है कि ये दोनों ममालिक अपने मसले खुद सुलझा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तो ये कि वो किसी भी एक चीज की पार्टी नहीं बन रहे हैं, और साथ में ये कि उनको ये भी पता है कि ये वॉर अगर स्टार्ट होगी तो ट्रायंगुलेट करेगी, क्योंकि चाइना हमेशा से इस स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ है कश्मीर के मामले में कि कश्मीर जो है उसकी आज़ादी बहरहाल जो है वो ज़रूरी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन पे कश्मीरियों के, और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे किसी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप अगर इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया में से किसी की पार्टी बनेंगे तो आप पहले ही अंदाज़ा लगा लें कि आप इस वक्त खुद कहाँ पे खड़े हुए हैं, और अब आप क्या एक चीन जैसी सुपर पावर के साथ पंगा ले सकते हैं। और इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उनके बयान के अंदर जो चीज़ है, और इसी वजह है चाइना की ताकत का होना ही है और उसका हमारे साथ होना ही है कि हम आज उस स्टेटमेंट में जम्मू और कश्मीर का नाम जो है वो ऐड करवा सके हैं, दोबारा से इस मसले को हाईलाइट करा सके हैं और ये बता सके हैं कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर 37,000 जो है वो टूरिस्ट आप एक सीजन में जाने क्यों दे रहे हैं? आपका कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है? आप क्यों, आपका पिछला इलेक्शन आपने पूरे का पूरा इस बात पे जीता, वहां पे 7 लाख की फौज बिठा के कि अब हम टेररिस्ट की नहीं टूरिज्म की बात करेंगे, अब टेररिज्म की बात नहीं होगी टूरिज्म की बात होगी। तो वो टूरिज्म जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जहां आप 7 लाख फौजी वहां बिठाकर, या आपने एक ओपन एयर प्रिजन बनाई हुई है, वहां पे आप कैसे जनरल पब ले सकते हैं जबकि आपका वहां पे कोई अपना जो सिक्योरिटी एहलकार है वो मौजूद भी नहीं है। ठीक, तो लेकिन जो नैरेटिव इंडियन मीडिया उठा रहा है वो तो इसको अपना 7 अक्टूबर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चढ़ जाओ पाकिस्तान को पे हमला कर दो, ये सारी चीजें। अब बात ये कि ये जो डी एस्केलेट दुनिया इस वक्त चाह रही है और यकीनन चाहना भी चाहिए, लेकिन ये जो कुछ पर्टिकुलर अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं वो ये तज्जिया कर रहे हैं कि महदूद पैमाने पर जंग अगर है तो ये क्या हो सकती है? महदूद पैमाने पर जंग यही है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको इन्होंने उसका नाम बदल दिया है, वो अब जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, उसी पे ये महदूद पैमाने पे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे जिसका ये बहुत शिद्दत से इनको जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब जो है वो डेफिनेटली किसी एक फ्रंट पे सिंगुलैरिटी में नहीं होगा। वो पिछली दफ़ा तो ये बैग करेंसी नोट्स के भर के तो स्पेयर पार्ट्स ढूंढते फिर रहे थे, तो हमारा तो बकायदा जो है अब प्रॉपर ठिकाना है, हमने तो चाइना के अंदर अपना बना लिया हुआ है पूरा सिस्टम, तो अब ये ढूंढेंगे स्पेयर पार्ट्स, और हमें पता है कि जंग जो है वो किस नौयत की और कैसे करनी है। लेकिन इसके बावजूद मैं वॉर मॉन्गरिंग की से बहुत ज़्यादा मैं बाज़ औक़ात फंबल भी करने लगती हूँ। मुझे इस टॉपिक पे ही बात करना बहसियत पाकिस्तानी पसंद नहीं है कि दो न्यूक्लियर पावर जंग का मजाक कर कैसे सकते हैं। अगर अच्छा, अब ये जो वाटर एग्रेशन अभी जारियत जो इंडिया ने शुरू की है, और ज़ाहिर के जो इंडस वाटर ट्रीटी और इसकी सेंटिटी जो है वो कभी चैलेंज नहीं हुई, ना 71 में हुई, ना 65 में हुई, ना कागल में हुई, और दुनिया इसकी मिसालें देती थी।
लेकिन वहाँ पर अब उसके जो मामलात हैं और जिस तरीके से कल झेलम में पानी छोड़ा गया, ये इसको किस तरह से आप देखेंगे? ये ट्रीटी नहीं फ्लाउट हो सकती। ये पानी का ये कुछ नहीं सकते। इनके पास 117 क्यूबिक मीटर जो है वो पानी होता है इन तीन दरियाओं का। ये संभाल ही नहीं सकते। ब्यास में इनके अपने जो है वो सैलाब आ जाता है। ये कितनी बचगाना सी बात है। ये इतना अजीब सा टॉकिंग पॉइंट है कि इनको अगर ये सारे के सारे पानी को डाइवर्ट करते हैं और इतने डैम बनाते हैं 6 नदियों के ऊपर और इस कैपेसिटी के डैम बनाते हैं, तो इनको अगले 30 से 40 साल चाहिए। तो 30 से 40 साल में पाकिस्तान अब ये थोड़ी है कि हम यतीम हैं या हमारे सर पे है नहीं या हम कोई डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। पीछे से और अगर ये ट्रीटी मान लें कि मनसूख हो गई तो के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो 6 के ऊपर 600 डैम्स बनाए और वो हमारी रेंज में ना हो, हम कुछ कर ना सकें उसका। बिल्कुल, हम ना सिर्फ ये बल्कि ये कि पीछे से चाइना का जो पानी आ रहा है, जो देखिए लोअर राइपेरियन अगर इंडिया की मसले में हम हैं तो इंडिया चाइना का लोअर राइपेरियन है, तो कैसे आप इस तरह से दरिया एक दूसरे के बंद करने लग जाएंगे और लोगों का पानी बंद कर देंगे। असल में बात यह है कि अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इनके पास इजराइल के और बहुत मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं कि ये इजराइल से बहुत अच्छे तरीके से मदद ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पहले दिन जो है इसको 7 अक्टूबर भी कहने की कोशिश की। लेकिन जब सेन माइंड्स ने इनको समझाया कि आप ओपनली जेनोसाइड की बात कर रहे हैं तो इस फ्रेमिंग से बाज रहें, तो फिर ये 7 अक्टूबर से थोड़ा सा पीछे हटे। इनको कहा यही गया था कि वंस एंड फॉर ऑल कश्मीरियों का मसला हल करते हैं ऑन द डिजाइन ऑफ पैलेस्टीनियन। तो ये अगर आप ओपनली एक जेनोसाइड प्लान कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी आप कर पाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक जरूर करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। उसकी स्मेल हर जगह। ये एक बहुत घिनौनी साजिश थी जो इस वक्त जो दुनिया के सामने आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा और अब तक के हालात और हालात आगे क्या मुमकिन तौर पर जा सकते हैं इन दोनों एटमी क़ुव्वतों के दरमियान, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, मकबूजा कश्मीर, क्योंकि ये पाक भारत टेंशन जो है इसका बराह रास्त असर जो भारतीय गासिब फौज है उसने कश्मीर में जो उनकी गासिबाना पॉलिसी है, जो कार्रवाइयाँ हैं, उसका बाजार गर्म कर दिया। वहाँ क्या हाल है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ कर दी और ख़बरें वहाँ से ये हैं कि तकरीबन दर्जनों घर वहाँ पर मस्मार किए गए। 63 मकामात पर जो है वो छापे मारे गए हैं गासिब फ़ौज की जानिब से। और हुर्रियत रहनुमा और इंसानी हकूक़ के लिए जो लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, जो कारकुनान, उनके घरों को निशाना बनाया गया, उनके घर मस्मार किए गए। लेकिन दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर की आवाम का इजहार यकजहती जो है वो पाकिस्तान से है और उनकी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से मोहब्बत से सरशार लोग हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा फारूक हैदर, जो कि साबिक आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वाक़े के बाद जो एक बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी मानी जा रही है वो सलामती काउंसिल के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो पाकिस्तान की जो पेश रफ्ताई हुई, और भारत चाहता था कि पुलवामा अटैक की तरह जो बयान आए वो इंतहाई सख्त हो पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है। दुनिया समझ रही है कि इस वक्त भारत चाहता क्या है। क्या कमेंट करेंगे सर इस पे? जी, गुजारिश से है, आपको याद होगा जब 2000 में ये आए थे, अमेरिका के सदर क्लिंटन आए थे, तो कोई 35 के करीब सिखों को जो है वो कत्ल किया गया था और वो जिम्मा पाकिस्तान पे लगाया गया था। उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया तो बाद में जिनको सबूत मिला तो उनको बरी कर दिया। इसी तरह पुलवामा में भी जो उन्होंने कुछ किया तो सबूत कोई नहीं मिला। अब ये जो इस्तीफा इन्होंने किया, ये दुनिया समझ चुकी है कि भाई ये ऐसी बात नहीं है कि आप फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगा दें पाकिस्तान में। अब देखिए बात यह है कि दहशतगर्दी जहाँ भी होती है, अब दुनिया ने बना लिया है। मसलन ये जो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल ने सबसे हमसे इज़हार हमदर्दी किया, तो उसमें हिंदुस्तान से भी किया। मैं वैसे थे कश्मीरी एक मुसलमान के ये भी कहना चाहता हूँ, हम किसी भी निहत्ते आदमी के कत्ल करने की हमायत कभी भी नहीं करेंगे। ये वो तो अलग बात है कि वो जो काबिल अफाद के साथ जो मामला होते हैं वो एक अलग मामला है।
अब उसमें जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो पहला साथ जो पहला मैंने देखा इसके ऊपर जो इंडियन टीवी पे आया, उसको हिंदू मुस्लिम का नाम दिया गया कि उससे पूछा कि तुम मुसलमान हुई ने, उन्हीं मुसलमानों ने इनको बचाया। उसी ने उस बूढ़ी खातून को जो अपने कंधों पे उठा के नीचे लाया, बच्चों को लाया, मुसलमानों ने जो वहाँ पे किया, वो ना होते तो वो जो पहला मुसलमान जो था वो जो वहाँ लड़ाई में मारा गया, तो उसने एक से बंदूक बरदार से बंदूक छीनने की कोशिश की थी, जिस पर उसको वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो अब इन्होंने ये बनाया। अब बात यह है कि देखिए, बात यह है कि ये जो हम इसकी बात करते हैं सिंताज की, ये तो 1960 में होता है। 1950 में कराची में लियाकत दारू माहिदा भी हुआ था, जिसमें दोनों मुल्कों ने इस बात को यकीनी बनाया था कि अपने अंदर मुल्क में रहने वाली अक़लियतों की हिफाजत करेंगे। हमने अपने हिंदू भाइयों की हिफाजत करनी थी पाकिस्तान में, और उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था। अब ये हिंदुस्तान ने मुसलमानों की करनी है। तो ये एक तो उसने मुल्क के अंदर जो है फसाद पैदा करने की कोशिश की है, एक खित्ते को एक ऐसी लपेट में ले लिया जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये सारों को जो है ना वो पेट में लेना चाहता है। पता नहीं वो क्या चाहता है मोदी, अल्लाह जाने उसकी क्या उसका मसला क्या है। लेकिन ये है कि अब उसने जो दूसरी धमकी दे दी है। बात यह है कि देखिए, हिंदुस्तान इन्वेडर है और पाकिस्तान डिफेंडर है। अब इन्वेडर के लिए चाहिए कि उसको कम से कम 5 गुना उसको ज्यादा ताकत होनी चाहिए कि ताकि वो अपने दुश्मन को जो है वो कमजोर कर सके या सबड्यूट कर सके। हिंदुस्तान के पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो है नहीं है। अब बात यह है कि हम तो तैयार बैठे। उसने वो जो बानेक बनाया था इसका अपना सर्जिकल स्ट्राइक का, मैं अनफन आपको कहता हूँ, हमारे एक इलाके में एक जगह है इधर मुजफ्फराबाद डिवीजन में, तो हमने जो जलसा किया उसको दूसरे दिन वो जाकर उस जगह का जो क्या था उससे आगे जाके किया। कोई निशान हमें नहीं मिला कि हिंदुस्तान यहाँ पर आया, उसने कब्जा किया, उसने हमारे फौजी शहीद किए, हमारे यही तो सारा एडवेंचरिज्म है। लेकिन राजा साहब ये फरमाइएगा, जो नैरेटिव इंडियन मीडिया वेरी फर्स्ट डे जब देखा और ये कहा गया कि ये हमारा सर है और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ो, तो ये तो एक स्टेट पॉलिसी फिर वहां पर एक मैस जेनोसाइड के हवाले से आ रही थी, जो कुछ भी इजराइल ने गाजा के ऊपर किया 7 अक्टूबर के बाद, तो ये तो लिजिटमेट करने जा रहे थे वहां का तो फिर मामला ही फिर दूसरा एक खुला है दुनिया के ऊपर। देखिए, आजाद कश्मीर गजा नहीं है, और गजा की हिमायत में तो कोई मुल्क खड़ा भी नहीं है, ना किसी की एयरफोर्स है, ना किसी की आर्टिलरी है, ना किसी के कोई ऐसी बड़ी बात है, ना किसी की नेवी है। आजाद कश्मीर की तो डिफेंस की पाकिस्तान की जिम्मेदारी, और वो अल्लाह के फजल से पिछले 76 साल से निभा रहे। तो ये कोई गजा तो नहीं है कि हिंदुस्तान चढ़ दौड़ेगा आजाद कश्मीर के ऊपर। तो यहाँ अपनी फौज के पीछे आजाद कश्मीर के अवाम खड़े, ये मजाक नहीं है। अब हिंदुस्तान को क्या डिसएडवांटेज है, लोग उसके खिलाफ है वहां पर। उसके लिए अगर ये बेवकूफ़ी करता है, इस पहाड़ी इलाके में लड़ाई करता है, वो अपनी सप्लाई लाइन कैसे बाहर रखेगा, किस तरह रोकेगा? तो क्या फौजी उधर लगाएगा या हमारे से लड़ने के लिए लगाएगा? तो उसके बाद उसको चीन का ऊपर है, तो कहाँ से फौजी लाएगा? इधर से उधर लाएगा, उधर से इधर लाएगा। ये अब उसने एक बना लिया था, मोदी के मुंह से निकल गया, उन्होंने एक बनाया उनका, और खासतौर पर उनका जो है ना गैर जिम्मेदार मीडिया, उसने उसको बहुत हवा दी। अब वो उनके गले में पड़ गई है बात। अब देखिए मसला ये जो सिंतास का मायदा, ये हिंदुस्तान के खिलाफ गया, ये दुनिया के अंदर इसको तो एनवायरमेंटल इशूज है ये, तो आपके पानी बंद करके करेंगे। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जो ये कश्मीर वैली है जो मेन है, ये 80 मील लंबी है और तकरीबन 15 से 25 मील चौड़ी है। अगर यहाँ वो दरिया जल का पानी रोकता है ना बुलर का, तो ये वादी सारी बारामूला से लेकर काजीगुंड एक जगह है, ये 7 फुट पानी के अंदर हो गई है। तो वह 60 लाख लोगों को कहाँ निकाल कर ले जाएगा? हमारे यहाँ एक पहाड़ी बड़ा सिलसिला पीर पंजाल में जो 16,000 फुट तक है, वहां जाकर बसाएगा। तो ये ऐसी बातें जो है ना, ना ह्यूमनली पॉसिबल ना टेक्निकली पॉसिबल है। ये मुझे बता, ऐसे में जो पीस की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन सूरत हाल को डीएस्केलेट भी करना, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इन दोनों को मैं जानता हूं, ये इनका मामला 1500 साल पुराना है, और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, ये मामला खुद ही आपस में जो है वो समेट लेंगे, संभाल लेंगे। मतलब दूसरी तरफ जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं वो कुछ ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान महदूद जंग हो सकती है। क्या इन दोनों के ऊपर जरा मुझे बताइए, अगर महदूद जंग है तो क्या? मैं आपसे जब ये वाकया हुआ तो इन्होंने शुरू कर दिया, क्या अमेरिका हमें वो इक्विपमेंट फराहम नहीं करेगा कि पाकिस्तान के जैम कर देगा, उसके रडार वगैरह कर देगा? ये अपनी उनकी थिंकिंग थी, कोई मुल्क ऐसे नहीं करता। अमेरिका क्या पड़ी है वो आकर इधर ये करेगा बात। अब बात देखिए, उधर यूक्रेन में जंग लगी हुई है, ये मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इसराइल ईरान पर हमला करना चाहता है। यहाँ 2 अटवी मुल्कों को कोई हमने सामने लड़ने देगा? इधर ये मजाक तो नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, ये छोटी लड़ाई तो नहीं है। ये कोई आप इंसर्जेंसी के खिलाफ तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे जब आप पाकिस्तानी फौज को साथ मुकाबला करेंगे। यहाँ तो हजारों लाखों लोग लड़ेंगे आपस में, टैंक इस्तेमाल होंगे, मिसाइल इस्तेमाल होंगे, एयरफोर्स इस्तेमाल होगी, नेवी इस्तेमाल होगी, लोग इधर से उधर। तो ये ऐसा नहीं है। ये अब बात यह है कि
मैं आपसे अल्फन कहता हूँ, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की अफवाज जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर महीनों तक, मैं आपको ये फर्स्ट हैंड नॉलेज देता हूँ, उससे कह रहा हूँ कि महीनों तक लड़ सकती है यहाँ पर। अब रह गया हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना जरा मुश्किल काम होगा हिंदुस्तान के लिए, ये बड़ी फिर खतरनाक जंग होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 2000 वो जो है ना, जो उन्होंने किया था कि जब हमने वो ऑपरेशन बंदर किया था, वो बात अब नहीं हो सकती, इसलिए हम तैयार बैठे हुए, हमने तैयारी की हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी तैयारी की हुई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वो वाली बात तो वो अब होगा नहीं इस तरह का मामला। और दुनिया शायद इस तक हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को, दोनों को न जाने दे। दुनिया ने हमारा जो है ना वो एक रिजोल्यूट रिस्पांस देख लिया हुआ है, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अवाम ने, हमारी मसला अफवाज जो किया। मैं समझता हूँ कि हमने जो कल वो जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो तकरीर किया है इसमें PMA की अकेडमी में, वो बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब थी। उससे पहले जो आर्मी चीफ ने बात की 100% दुरुस्त थी। हम पूरी तरह से दोनों की हिमायत करते हैं, कश्मीरी अवाम लाइन ऑफ कंट्रोल को उधर भी और इस तरफ भी। तो अब ये है कि ये एक हिजर भपकियां, अब ये मेरी बात याद रख, ये मोदी के गले की हड्डी बन गई है। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक किधर से करेगा, अब वो ऑपरेशन बंदर कहाँ से करेगा। हमने वो सिस्टम उसको तुम्हारे पास नहीं थे जब वो आया था, उसने वो दूर से जाते हुए मिसाइल मार के भागे उसके जहाज, वो अब वो सिलसिला भी नहीं हो सकता। तो अब तो हम तैयार बैठे हुए नहीं। तो फिर जो मकासद थे, जो मोदी सरकार के जो मकासद थे, अब देखें आवाज इंडिया के अंदर से निकल रही है, वहीं से आ रही है, इसको चैलेंज भी किया जा रहा है। इसके ऊपर बिलखुसूस वो जो मजाकखेज FIR थी, अपोजिशन ने बड़े आड़े हाथों लिया इंडिया में, और जो सरकार जिस तरीके से उनसे डील कर रही है, ये मुझे बताइए कि क्या इसके मकासद कितने उसको हासिल हो सकेंगे, या उल्टा ये जो एडवेंचरिज्म है ये महंगा पड़ जाएगा मोदी सरकार को। देखिए, पुलवामा के बहाने जो उसने बनाया तो उसको वो इलेक्शन में जीत गया। वो इस बार वो नारे लगाते थे अब की बार 400 बार, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिल सकी, 2 सूबों हुकूमतों के साथ मिलकर उसको हुकूमत बनानी पड़ गई। अभी बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता है ये सारी बात को मोदी। वो कमजोर हो गया हुआ मोदी, उसको पज़ीराई नहीं मिली अब इस दफा, वो रह गया हुआ है क्योंकि उसकी कोलिशन गवर्नमेंट है, वो नहीं कर सकता जो वो चाहता है। मतलब वो गुजरात में भी जो था ना वो उसने जो किया। अब देखिए हिंदुस्तानी फौज के एक जनरल है वो अताउर हुसैन साहब, बड़े बुज़दिल आदमी है, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जब गोधरा में जो हुआ था ये ट्रुप्स को लेकर वहां पर जाएंगे, ये बैठा रहा और 2200 मुसलमान मारा गया। आज वो पाकिस्तान पर हमले की तरह दे रहा लोगों को। तो ये इस तरह के लोग कुछ हिंदुस्तान के अंदर सीनियर एलिमेंट भी हैं, फौज का भी है, वो कहते हैं भाई नहीं हो सकता। उसने कहा आजाद कश्मीर पर आप कब्जा नहीं कर सकते, आपको ये जो आपकी 5th इकॉनमी है ये 15वें नंबर पे चली जाकर आपने लड़ाई लड़ी। अच्छा, हमें कहते हैं हम भूखे, हमारे पास पैसे, चलो फिर हमें तो लूज करने के लिए कुछ है नहीं है, लूज तो तुम करोगे, फिर जो कुछ होगा फिर तुम्हारा सत्यानाश होगा। तो वो हिंदुस्तान के अंदर सीनियर एलिमेंट भी है। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूँ, ये जब हरिद्वार में इन्होंने वो एक ड्रामा किया, वहां पर उधर तकरीरें की कि मार दो मुसलमान को, ये कर दो, तो हिंदुस्तान के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सीनियर थे, उन्होंने खत लिखा, और उनके जो सर्विस चीफ थे उन्होंने खत लिखा कि ये मना करो, ये ना काम करो। मैंने खुद एक नेवल चीफ की बात सुनी, उसने कहा कि मेरे शिप पर मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, तो मैं दुश्मन से लड़ाई लड़ने जाऊंगा, ये इनकी आपस में इधर सुलह कराता फिरूंगा। तो ये जो है ना, ये मोदी का जो है ना और बहुत सारे अज़ाइम है, यानी वो मुसलमानों को दबाना चाहता है, वो वक्फ के। अच्छा सर, लास्ट में ये भी जानना चाहूंगा कि ईरान ने सालिसी की कोशिश की, फिर उसके बाद हम सऊदी अरब को भी देख रहे हैं, चीन को भी देख रहे हैं, बरतानिया को भी देख रहे हैं, टर्की जो है वो भी, ये सब चाह रहे हैं कि किसी तरीके से समझाएं, बिलखुसूस इंडिया को इस वक्त समझाएं जिसकी समझ में ये बात नहीं आ रही। आप इन कोशिशों को किस हद तक कामयाब होता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए जी, बात यह है कि मोदी को ये बात माननी पड़ेगी। देखिए, अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल अलग किया, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है, किसी ने पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया, हिंदुस्तान की हिमायत की बात नहीं की, या इस तरह की बराह रास्त नाम लिया जाए, उससे भी उसको धचका लगा। ये मेरी बात याद रखें, जो उनकी वो वज़ारत खारजा, बाकी उनके जो प्लान है उनको, तो अब ये कोशिश तो जरूर करेंगे, उनको करनी चाहिए। जंग को अच्छी चीज तो नहीं है ना, तबाही लाती है, मिजरीज लाती है। ये जो बॉर्डर पर लाने वाले लोग उनको पता है। अब ये स्टूडियो में बैठकर जो हिंदुस्तानी वाले जो जंग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई इस तरह नहीं होती। वो जो दिखाते अपनी ट्रुप्स को, ये ड्रामे बनाने के लिए तो है, या बॉलीवुड की फिल्म के लिए, ये मैदान जंग में ऐसे नहीं होता। अब अक्षय कुमार आएगा जहाज लेकर और वो जाकर सरगोदा पे बारी करेगा। वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। रियल लाइफ और रियल लाइफ, हम रहते वाले बॉर्डर पर रहने वाले लोगों, मुझे पता
बहुत बहुत शुक्रिया। राजा फारूक हैदर, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसने अमृतसर फिरोज़पुर का जो सरहदी इलाका है भारतीय पंजाब का, और तकरीबन ये राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 530 किलोमीटर तवील एक पट्टी है, और इस एरिया के अंदर 45,000 एकड़ जो ज़रई ज़मीन है, इसमें जो फसलें काश्त हुई हुई हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों को कहा गया है कि वो अपने फसलों की कटाई कर लें और इलाका साफ कर लें। जाहिर है कि जो भारतीय जंगी जुनून है वो अब पागलपन नज़र आ रहा है इस वक्त हमें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अंदरूनी सिंध चलेंगे, जहां पर जो एहतजाज है मुतनाज़ा नहरों के ख़िलाफ़ वो अब पुरतशद्दुद हो गया। वहां क्या सूरत हाल है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध में मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड मैदानी जंग बन गया, जहां पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और हवाई फायरिंग। दूसरी जानिब मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल वैन को आग लगा दी। इसके साथ साथ वकला का स्टील टाउन थाने पर भी जो है वो एहतजाज हुआ। बबर लुई पास की अगर बात करें खैरपुर में, तो वहाँ वकला 10 दिन से एहतजाज के ऊपर बैठे हैं। जो मोरो पुल है वहाँ पर भी पुलिस धरना ख़त्म करने में नाकाम रही है। सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक कही जा रही है। ये एजिटेशन क्यों है? पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी तरफ कामयाबी का एक जश्न भी मना रही है कि नहरें अब नहीं बनेंगी, हुकूमत ने दिया। ये सारे मामलात मैं जानूंगा अली काजी साहब से, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है इस बारे में जश्न बाकायदा मना रही है कि उसके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया और हुकूमत दरियाए सिंध पर अब मज़ीद नहरें नहीं बनाएगी, लेकिन कौम परस्त जमातें और वकला तंजीमें जो हैं वो अभी भी सरापा एहतजाज हैं। क्यों? देखिए, एक तो ये जरा सा परसेप्शन या तासुर दुरुस्त करने की जरूरत है कि ये कोई तहरीक सिर्फ कौम परस्त या वकला तंजीमें चला रही हैं। यकीनन उनका भी एक किरदार है, लेकिन ये बाय एंड लार्ज एक आम लोगों का मसला है, जिसपे वो बल्कि इसको आप बुनियादी इंसानी हकूक के लिए एक तहरीक कह सकते हैं। तो उसमें तो आम आदमी ऑर्गेनिकली खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो अपने तई तो वो जश्न ठीक मना रहे हैं कि उनकी बात नवाज लीग ने यानी उनकी इत्तेहादी जमात ने कबूल कर ली है। लेकिन इसमें ट्रस्ट डेफिसिट का जो एतमाद का फुकदान का फैक्टर है वो बेसिकली कारफरमा है कि जो लोग धरनों पर या एहतजाज कर रहे हैं वो कहते हैं कि उन्हें कोई चीज़ कॉन्क्रीट फॉर्म में यानी नोटिफिकेशन के फॉर्म में नजर आनी चाहिए। वेरस जो प्राइम मिनिस्टर बिलावल ज़रदारी साहब, भुट्टो ज़रदारी साहब ने अनाउंसमेंट किया कि वो 2 तारीख को 2 मई में CCI के इजलास में इसका बाज़ाब्ता कोई फैसला करेंगे। तो पीपल्स पार्टी तो यकीन दहानी पर मुतमईन है और उसे होना भी चाहिए क्योंकि वो इत्तेहादी जमात है नवाज लीग की। लेकिन जो बाकी फरीकैन हैं ये एतमाद नहीं आ रहा कि 2 तारीख को भी होगा या नहीं होगा। तो उसमें एक तीसरा यानी एक जो एक तीसरा रुख ये भी है कि इन दोनों बातों के बीच में ये बात भी तो हो सकती थी कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी इत्तेहादी हलीफ जमात पीपल्स पार्टी ने गुफ्तगू की इस्लामाबाद में, और अगर यही तय पाया कि CCI में इसका बाज़ाब्ता ऐलान होगा, तो CCI के इजलास को 8 दिन के बाद रखने की कोई मंतक समझ में नहीं आती। ये दूसरे दिन भी CCI के इजलास हो सकता था, तीसरे दिन भी हो सकता था, आज भी हो सकता है। तो अगर जब नीयत यही है जो फेस ऑफ इट नजर आती है कि जी ये तय हो चुका है कि कैनाल्स नहीं तामीर होंगे, तो और इसका फैसला CCI से ही करना अगर मकसूद है, तो क्यों जरूरी है कि उसे 8 दिन तक मुलतवी के बाद रखा गया इजलास को? ये एक नेशनल इंटरेस्ट का इशू था। इसमें सारा मुल्क जाहिर है कि ट्रैफिक ब्लॉक है। तो जो कराची चैम्बर वाले भी सर 2 पॉइंट सर आपकी गुफ्तगू से 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि आपने कहा कि आम
इंसान है और आम आवाम जो है वो इसमें, लेकिन वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अदालतें बंद हैं। सिंध हाई कोर्ट जो है वो हर तरह से वहाँ पे बंद रही और बड़ा एहतजाज और हड़तालें वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर शुकूक व शुबात के आपके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बबांगे दोहल पीपल्स पार्टी जो है वो इरसा जो है उसकी कंपोजिशन को भी चैलेंज कर चुकी है कि वो सही नहीं है, गैर आईनी है, और सीसीआई को भी कर चुकी है पीपल्स पार्टी के लोग, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस सूबे से वजीर आजम होगा उस सूबे से दीगर मेंबर्स नहीं होते, जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो नहीं होते। तो अब यहाँ पर 2-3 लोगों के ऊपर एतराज़ है, तो अब वही चीज़ सीसीआई में दोबारा जा रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है, फिर दूसरा उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जी सर। नहीं जी, पहला नुकता जो आपने सवाल उठाया, देखिए जब मैं कहता हूं कि ये कॉमन आदमी की तहरक है या तहरीक है, तो जाहिर है उसमें आम आदमी वकील भी आते हैं, JUI कोई कॉम्प्रेस नहीं है, GDA कॉम्प्रेस नहीं है, बहरहाल कॉम्प्रेस भी है, लेकिन इसे कॉम्प्रेस्टी की तहरीक की बजाय मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तासुर गलत फैलाया जाता है कि कॉम्प्रेस्तों की या कॉम्प्रेस्टी की कोई तहरीक है। ये पानी एक बुनियादी इंसानी हक है, उसके लिए हर आदमी बेचैन है, हाँ। चाहे ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी किसी भी मकतबा से कैसे हो। दूसरा नुकता जो आप फरमा रहे हैं, इस CCI को पीपल्स पार्टी ने इस तरह से कंट्रोवर्शियल नहीं किया है, माजरत से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है कि CCI का इजलास बुलाया जाए, और अब उस सखर के जलसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनका लिखत में तहरीरी मुआहिदा नवाज लीग के साथ हो गया है कि बावजूद इसके कि नवाज लीग की अक्सरियत है उसमें CCI में, लेकिन बकौल बिलावल साहब के कि जो तहरीरी मुआहिदा हुआ है उसकी रूह के मुताबिक ये होगा कि जी ये जो अक्सरियत है नवाज लीग की वो पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ की हिमायत करेगी, यानी किनाज ना बनने की। तो इस वक्त देखिए, लेकिन इससे मसला हल नहीं हो रहा है ना सर। देखिए आज भी धरना लगा हुआ है, आज भी ट्रॉलर्स ब्लॉक्ड हैं, जो भी सारा उसका जो इम्पैक्ट है 10 दिन से, अब उसमें वॉयलेंस भी जैसे आप फरमा रहे हैं कि पुलिस भी आ रही है, अब जाहिर है गवर्नमेंट भी फ्रस्ट्रेट हो रही है। ठीक, तो बेहतर नहीं था कि CCI में ही अगर कराना मकसूद था एग्जैक्टली तो वो 8 दिन बाद क्यों, वो फौरी तौर पर क्यों इजलास नहीं बुला लिया गया? बिल्कुल ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है और जो इस वक्त लोगों के ज़हनों में उठ रहा है। शुकूक व शुबात भी फिर यहीं से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली काजी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि ये मामलात आगे कहाँ चलते हैं, क्योंकि पानी की तकसीम यकीनन एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा मसला है, चाहे वो जो भी प्रोविंस हो, और ये तमाम मामलात जो हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर आकर इनको हल होना है। लेकिन CCI जो है उसका इजलास ताख़ीर से क्यों बुलाया गया, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।